परमाणु भौतिकी। परमाणु एटॉम। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण यह उदासीन होता है। मूल कणों की विशेषताएं। यहाँ पे कण दिए हुए हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में है, आवेश कूलॉम और खोज करता है। प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ये याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 और आवेश है +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। न्यू चैडविक, ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बना के याद करिएगा। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और इसका द्रव्यमान है 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, आवेश है 0, खोज करता है चैडविक। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन और द्रव्यमान है 9.108 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 और आवेश है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण निम्न है। यहाँ पे दिया है कण, द्रव्यमान, आवेश, खोजकर्ता और इनसे संबंधित विशेषताएं। पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन। द्रव्यमान है 9.108 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31, आवेश है +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। विशेष है इलेक्ट्रॉन का एंटीकण। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। इसके खोज करता है पाउली। द्रव्यमान 0, आवेश 0 और कुछ विशेष नहीं है। पाई मैसॉन। द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का 274 गुना और आवेश है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। खोज करता है युकावा और विशेष अस्थायी जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड। कण है नेक्स्ट फोटॉन और द्रव्यमान 0, आवेश 0, खोज करता है आइंस्टीन। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैथोड किरण, कैथोड रे। जब डिस्चार्ज ट्यूब के सिरों पर 20 किलोवोल्ट 20 kV का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज बिंब निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। गुण। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल होता है जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, इसलिए यह कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं। यह इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं और अपनी सतह के लंबवत निकलती हैं। आप एक बार इसे फिर से रिवाइज करिएगा। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। यह गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इसकी वेधन क्षमता कम होती है। यह पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं तो इसका रास्ता परवलयाकार होता है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। धनात्मक किरणें पॉजिटिव और कैनोल रेज। विसर्जन नलिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। अतः ये एनोड से निकलने वाली घनावेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था।
इनके गुण हैं, ये किरणें घनावेशित होती हैं, ये प्रदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं, ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर इसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थों के बीच की होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा, और धातु की प्रतिरोधकता और चालकता ये सब आप देख लीजिएगा, और विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता और चालकता यहाँ पे दिया हुआ है। तात्विक अर्धचालक हैं सिलिकॉन और Ge जर्मेनियम। यौगिक अर्धचालक हैं, यहाँ पे देखते हैं। पहला है अकार्बनिक, जिसमें CdS, GaS और CdScInP ये सारे आते हैं। कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं एंथ्रासीन, मादित, डोप्ड, थैलोसियानीस आदि। और कार्बनिक बहुलक में आते हैं पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन आदि। नेज अर्धचालक इंस्ट्रिंग्स सेमीकंडक्टर्स, जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें नेज अर्धचालक कहा जाता है। नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, होलों की संख्या NH के बराबर होती है, और ये फॉर्मूला बनता है, इसे देख लीजिए, Ne = NH = Ni। नेक्स्ट है, यहाँ Ni को नेज वाहक सांद्रता कहते हैं। अर्धचालकों में यह अद्वितीय गुण होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ होल भी गति करते हैं। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है। यह ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालकों में प्रवाहित धारा I, इलेक्ट्रॉन धारा I एवं होल धारा IH, IE और IH के योग के बराबर होगा। I = I/IE + IH। नेज अर्धचालकों की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अपद्रव्य अर्धचालक एक्सट्रिंग्स सेमीकंडक्टर, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि को सावधानीपूर्वक मिश्रित करना मादन, डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। वह अशुद्धि परमाणु अपमिश्रण डोपेंट्स कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को मादित, डोप्ड अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विकृत न करे। अपमिश्रक के अणु तथा अर्धचालक पदार्थ के अणुओं का आकार लगभग समान हो। चतुः संयोजक Si एवं Ge के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रण उपयोग किए जाते हैं। पहला पंच संयोजक, जैसे आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, फॉस्फोरस P आदि। दूसरा त्रिसंयोजक, जैसे इंडियम In, बोरॉन B, एल्युमिनियम Al आदि। दाता यानी कि डोनर पंच संयोजी अपद्रव दाता कहे जाते हैं। ग्राही एक्सेप्टर्स त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। डोपिंग अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। n प्रकार के अर्धचालक ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसीलिए इसे दाता अशुद्धि, डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। अतः पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। n प्रकार के अर्धचालक के लिए यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं।
पी प्रकार के अर्धचालक के लिए जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों होल की गति के कारण होता है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ऐसे अर्धचालक के लिए होल बहुसंख्यक वाहक एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं। अतः पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। P-N संधि, P-N जंक्शन, P-N संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। अर्धचालक डायोड यह मूल रूप में एक P-N संधि होती है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। अग्रदिशिक बायस में P-N संधि डायोड जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल P फलक तथा ऋण टर्मिनल N फलक से संयोजित करते हैं तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहते हैं। पंचदिशिक बायस में P-N संधि डायोड जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से तथा ऋण टर्मिनल को P फलक से जोड़ते हैं तो डायोड को पश्चदिशिक बायसित कहते हैं। डायोड वाल्व वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 में निर्मित यह एक ऐसी निर्वात नलिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड तंतु एवं प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। उपयोग डायोड वाल्व ऋजुकारी रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलते हैं। ट्रायोड वाल्व यह 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। इसका निर्माण 1907 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। उपयोग ट्रायोड वाल्व का प्रवर्धक एम्पलीफायर 2 लित्र ऑसिलरेटर प्रेसी ट्रांसमीटर एवं संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। जेनर डायोड इसका आविष्कार सी जेनर ने किया था। जेनर डायोड इसका आविष्कार सी जेनर ने किया था। इसे भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में प्रचलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फोटो डायोड इसका उपयोग प्रकाशित संकेतकों के संसूचन में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED इसका आविष्कार निक होलोन्याक ने किया था। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका आविष्कार निक होलोन्याक ने किया था। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य LED के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 eV होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रमी परिसर लगभग इतना होता है अर्थात लगभग 3 eV से 1.8 eV तक होता है। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड या फॉर्मूला देख लीजिए
का उपयोग विभिन्न वर्णों के लेड LED के निर्माण में होता है। यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, एक बार इन्हें देख लीजिए। का उपयोग लाल LED बनाने में होता है, ये फॉर्मूले का उपयोग लाल LED बनाने में होता है। GAAS ये का उपयोग अवरक्त LED बनाने में होता है। इन LED का उपयोग सुदूर नियंत्रण, चोर घंटी संयंत्रों और प्रकाशिक संचार आदि में किया जाता है। सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी PN संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर EMF उत्पन्न करती है। यह फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 eV के निकट होता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ जैसे Si सिलिकॉन, और ये फॉर्मूला है Eg = 1.1 eV, और ये फॉर्मूला पूरी देख लीजिए, इन्हें आदि हैं। सौर सेलों के निर्माण के लिए पदार्थों के चयन के लिए मुख्य कसौटियां हैं बैंड अंतराल, दूसरा है अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता, तीसरा है विद्युत चालकता, चौथा है कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, पांचवा है लागत। संधि ट्रांजिस्टर 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला USA के J बार्डिन तथा WH बैटन को जाता है। यह ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शाक्ले ने 2 PN संधियों को एक दूसरे के पश्च फलकों को जोड़कर किया। जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था, इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था, परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ। वह नए ट्रांजिस्टर को पुराने से भेद करने के लिए इन्हें द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT कहते हैं। किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में 2 PN संधियां बनाते हैं। NPN ट्रांजिस्टर, इसमें N प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक एवं संग्राहक, P प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। PNP ट्रांजिस्टर, इसमें P प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक एवं संग्राहक, N प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। उत्सर्जक एमिटर यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार बेस, यह केंद्रीय खंड होता है। यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। संग्राहक कलेक्टर, यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है, परंतु साइज में यह उत्सर्जक से बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था, जो किसी सिग्नल को आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसे प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक, रेगुलेटर व सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। पहले जो कार्य ट्रायोड से किए जाते थे, वे अधिकांशतः अब ट्रांजिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इन्हें ही अतिचालक सुपर कंडक्टर कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। 4.2 के अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। नियोबेस्टीन काफ़ी ऊंचे ताप 1000 K पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। नियोबेस्टीन अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसके अंदर नहीं जा सकती है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब
पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है, जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है, वे अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें अल्फा व बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। गामा किरणें जो हैं वो अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। अल्फा, बीटा व गामा किरणों के गुण। यहाँ पे उनकी उत्पत्ति है, तीनों की नाभिक से होती है। प्रकृति, एक की धनात्मक है अल्फा की, बीटा की ऋणात्मक है और गामा की उदासीन है। बाकी अब रचना, द्रव्यमान, आवेश और फोटोग्राफिक प्लेट पर इनका प्रभाव, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव। एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। नेक्स्ट है, एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन नियम कहा जाता है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए, वह समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्राय HL या T½ से सूचित किया जाता है। अभ्रकोष्ठ, क्लाउड चैम्बर, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का आंकन कार्बन-14 के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का आंकन कार्बन-14 के माध्यम के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के 2 समस्थानिक, यहाँ पे आप इन्हें देख लीजिए, का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। याद रखिएगा, आइंस्टीन के द्वारा दी गई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c तथा इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा है E=mc² होती है। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 ईस्वी का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4×10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4×10⁹ kg प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, यह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। विखंडन में जब वो टूटती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन फ्यूजन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न द्वारा दिखाया गया। स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पहली है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, 3, 9, 27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। याद रखिएगा, परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। परमाणु बम, एटॉम बम। परमाणु बम का विकास जे. रॉबर्ट ओपेनहियर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 92U-235 तथा प्लूटोनियम 94Pu-239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को क्रमशः 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एवं 9 अगस्त को नागासाकी, 9 से नागासाकी। अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले हीरो फिर उसके बाद नागासाकी। नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। दूसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। याद रखिएगा, परमाणु भट्ठी और या नाभिकीय रिएक्टर में यही क्रियाएं अपनाई जाती हैं। परमाणु भट्ठी, एटॉमिक पाइल या नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में
शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कंट्रोलर रॉड के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग। इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। आगे है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं व अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक बार आप इस उदाहरण को देख लीजिए। आगे देखते हैं। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा, सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। यह नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है।